हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर करा दिया है जिसमें हमने सभी वैकल्पिक प्रश्नों को एकदम डीपली तरीका से समझाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए बाबू। वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं गणित और सामाजिक विज्ञान का भी अंशाल्व सेट ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, उसको भी जाकर आप देख लीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर करना है 2025 बोर्ड एग्जाम में, 2025 बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है, तो आप सभी सब्जेक्ट का अंशाल्व सेट कर लीजिए। 2024 में जितने भी सेट हैं, 2024 के जितने भी सेट हैं, बस आप उन्हीं सेटों को लगा लीजिए, एक एक प्रश्न को रट लीजिए, एक एक प्रश्न को समझ लीजिए। यदि आपने बस इतना कर लिया बाबू, तो 2025 में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 2024 के जो सभी सेट हैं ये मोस्ट वांटेड सेट हैं, इन्हीं से सब प्रश्न 2025 में आएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी सेट नंबर 4 चल रहा है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 को ऑलरेडी मैंने करा दिया है। हर एक प्रश्न में टाइम लेकर एकदम अच्छा से समझाया है, ताकि आप साइंस को आज से भी और अभी से स्टार्ट किए हैं फिर भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर साइंस का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का सभी सेट करा रखा है, जाकर जरूर देख लीजिए। और इसी तरह मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का करा रहा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसके अगले वाले प्रश्नों को करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। सपोर्ट बिल्कुल चाहिए आप लोगों की, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है हर एक प्रश्न को खोजने में, समझने में और लिखने में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपना प्रेजेंट ही लगा देना है, ठीक है। चलिए हम इस अगले प्रश्न को करते हैं, ठीक है। हमने इसमें आपको टोटल विकल्प प्रश्न करा दिया था। अब हम लोग इसमें देखेंगे जितने भी उपभाग वन, उपभाग वन खंड ब का उपभाग वन देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4-4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, 20 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में इसमें दो पाठक दिया है, 2-2 नंबर का, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है। कहे कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है प्रकाश अपवर्तन घटना, ठीक है। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, प्रकाश अपवर्तन की घटना को, ठीक है। तो प्रकाश अपवर्तन घटना क्या होती है, पहले आप ओरली समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा। जब कोई मान लीजिए प्रकाश किरण, मान लीजिए एक ऊपर माध्यम हो गया, एक नीचे माध्यम हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, एक अविलंब हो गया, क्या हो गया, एक अविलंब हो गया, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ऊपर वाला माध्यम 1 है, नीचे वाला माध्यम 2 है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो या तो अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो इसी घटना क्या कहते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित का मतलब होता है बाबू, या तो ये अविलंब के इधर झुकेगी या अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर ये सघन माध्यम होगा, नीचे वाला सघन, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर ये विरल माध्यम होगा तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आपको हेडिंग लगाना है प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग का लगाना है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग लगा देना है, बस अब इसमें अपने यही लिखना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित होता है। प्रकाश का यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो जो डायग्राम बनाया है मैंने, आप ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं नीचे, तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। पहला प्रश्न एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया अभी, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या करा है, दूसरा प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि नेत्र की दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष।
या तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, दोनों एक ही है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। मतलब आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसको कैसे संशोधित किया जाता है, उस पर क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो देखिए, ठीक है। आपको हेडिंग लगाना है, क्या हेडिंग लगाना है, आपको हेडिंग लगाना है दूरदृष्टि दोष। हेडिंग क्या लगाना है, दूरदृष्टि दोष, ठीक। आपको हेडिंग लगाना है, इसमें लिखना है कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हो, ठीक है। मतलब जब कोई किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हो, स्पष्ट दिखाई देती हो, ठीक है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो, तो उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हो, परंतु जो पास की वस्तु होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हो, तो उसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। परिभाषा याद हो गया होगा, बहुत आसान है। अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है ना। तो नाम से याद रहेगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देंगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देंगी। अगर निकट दृष्टि दोष पूछता है तो निकट की वस्तु दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए किस मतलब दर्पण का उपयोग करेंगे या किस चीज का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आपको लिखना है उत्तल दर्पण का उपयोग। सुन, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या संशोधित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, कह रहा है कि इसके संशोधित पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखना है, ठीक ना। इस पे संशोधित क्या लिखना है आपको, टिप्पणी लिखना है, कि मतलब एक उत्तल संशोधित करने की टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष को कैसे संशोधित करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको लिखना है, थोड़ा सा इसमें लिखना है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखना है आपको कि दूर दृष्टि दूरदृष्टि दोष को संशोधित संशोधन के लिए उत्तल लेंस का उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ही लिख देना है, उपयोग करते हैं, ठीक। तो दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है, ठीक है। आप चाहते हैं संशोधित के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये भी लिख दिए, अच्छा, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक ना। यदि आप क्या करेंगे, चश्मा में उत्तल लेंस लगा देंगे तो आपसे दूरदृष्टि दोष क्या हो जाएगा, उसका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका 21 नंबर प्रश्न था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया, पहला और दूसरा, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। और उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग भी लिखना है, ठीक है, कोई दो उपयोग लिखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है उसको आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगा लेना है, यहाँ पर हेडिंग क्या लगाना है, प्रश्न नंबर 22 है, लिखना है उत्तल उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, हेडिंग लगा लेना है, ठीक है। आप हेडिंग लगा लीजिए काले पेन से और इस तरह इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक। एफ इक्वल टू आर बाई टू, यही क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, सूत्र होता है। फोकस दूरी का क्या होता है, सूत्र होता है। जहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। और यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला।
पहला का उत्तर मिल गया कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक, ये हो गया। अब इसी में कह रहा है कि उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे, आपको उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम? उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं साइड मिरर के रूप में। आप दो पहिया में देखेंगे चाहे चार पहिया में देखेंगे, तो जो साइड में होता है, मतलब साइड की तरफ दो शीशा लगे होते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दूसरा दो उपयोग क्या लिखना है, ध्यान समझिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा। और फिर लगाना है कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग, मतलब उत्तल दर्पण के उपयोग। इसमें क्या लिखना है? लिखना है कि वाहनों के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में, मतलब वाहन में जो पथ से दृश्य को देखने के लिए जिसका उपयोग होता है वो कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक। दूसरा आपको लिखना है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ठीक ना, जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो एकदम आसान लैंग्वेज है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दो हो गए, वाहनों के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक, ये आपका दो हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न न्यूमेरिकल आपको दिया है, उसको एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। 20 सेमी फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऊपर लिखिएगा हल। क्या लिखना है? हल। ठीक, हल हो गया। अब देखिए दिया क्या है, पहले एग्जाम में कैसे लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जाम में कैसे लिखना, लिखिएगा दिया। दिया है, ठीक। दिया क्या है? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं? ओ से। किससे लिखते हैं? ओ से। ओ से मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक ना, चाहे तो आप एच से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वस्तु की लंबाई किससे लिखते हैं? ओ से। ओ से मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ओ की लंबाई कितना दिया आपको? 2 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको दिया फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब यफ। यफ मान कितना दिया है आपको? 20 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है कि लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 30, मतलब यू का मान कितना दिया है? -30। क्योंकि हम वस्तु की दूरी को हमेशा किस लेते हैं? निगेटिव से लेते हैं। ठीक है, वस्तु की जो दूरी होती है उसको निगेटिव से ही तो लेते हैं। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? भी का मान पूछ रहा है। ठीक, भी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए, भी का मान क्या, सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र होता है। लेंस सूत्र ही होता है। बस अब मान रखिए 1/f, एफ का मान कितना दिया है? 20 इक्वल टू 1/v का मान निकालना, उसको ऐसा लिख दीजिए, माइनस 1/u। देखिए u का मान क्या है? -30, एक और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक u का माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब आप इसको इधर उठा के लगाइए, 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। ठीक, यहाँ आप देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम आप ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, एलसीएम इसका ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे, इधर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 20 का मा 30, तो 2 से काटेंगे 10 15, 2 से काटेंगे 5 15, 3 से काटेंगे 5 5, और ये आ गया 5। ठीक, कट गया। 5 3 15 15 30 30 दूना 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक, एलसीएम कितना आ गया? 60। अब इसे काटेंगे तो आएगा 3 माइनस 2। ठीक, इक्वल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाए 1, 1/60, 1/v। यहाँ से v का मान कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर, जो आपको यही बताना था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो मतलब 60 सेंटीमीटर दूर। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, आपको वस्तु की दूरी दिया था, इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा ही दे दिया था। ठीक, फोकस दूर दिया था, वस्तु की दूरी दिया था, भी का मान पूछा है, उन्हें बस लेंस सूत्र लगाया है बाबू, लेंस सूत्र लगाया है, और अब क्या है? आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपसे क्या कर रहा था? पूछ रहा था। ठीक, तो इस तरह मैंने आपको 22 नंबर का भी जितने प्रश्न थे उसको भी मैंने करा दिया है। ठीक है, बाकी अब जो ये 22 नंबर भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक,
23-24 मोस्ट वांटेड प्रश्न है जिसमें टाइम लगेंगे, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। ये वाला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 2025 में छपने वाला है, पता। तो इसके लिए मैं टाइम लूंगा और एकदम आराम से समझाऊंगा, ताकि इस तरह का और भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो 23 और 24 मोस्ट वांटेड प्रश्न है बाबू, इसको आप जरूर रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।